यार अगर पीएम मोदी ने अपना टेन्योर पूरा करने से पहले ही सडन रिटायरमेंट ले लिया तो देश और बीजेपी का क्या होगा। आई नो टॉपिक कंट्रोवर्शियल है बट दिस इज पार्ट 1 ऑफ 3। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर भारत के प्राइम मिनिस्टर मिड टर्म में अपना पद छोड़ दें या एक्सपायर हो जाएं तो इससे सत्ता में बैठी पार्टी की सरकार नहीं गिरती। आफ्टर ऑल वो अब भी लोकसभा में मेजॉरिटी में है। इसीलिए फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करने के बजाय अगर 2029 तक एनडीए अपनी मेजॉरिटी मेंटेन रखती है तो उसकी गवर्नमेंट और देश की पार्लियामेंट एज इट इज चलती रहेगी। हालांकि उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जरूर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस केस में पावर वैक्यूम अवॉइड करने के लिए पहले 2 से 3 दिन में ही प्रेसिडेंट एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे, जो यूजुअली रूलिंग पार्टी का सीनियर मोस्ट लीडर या पार्टी का चोजन लीडर होता है। जिसके बाद बीजेपी लेड एनडीए के एमपीज और पार्टी बॉडीज मिलकर इत्मीनान से अपने लिए एक नया पार्लियामेंट्री लीडर इलेक्ट कर सकते हैं और फिर इस इलेक्टेड लीडर को प्रेसिडेंट नए पीएम के तौर पर शपथ लेने और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट करेंगे। इस पॉइंट पर नया पीएम चाहे तो पीएम मोदी के पुराने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट को रीशफल या पूरी तरह चेंज भी कर सकता है, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए झटका झेलना इतना आसान नहीं होगा। अब हमने पिछले वीडियो में तो ये बड़े आराम से कह दिया कि मोदी जी के बाद बीजेपी लेड एनडीए अपने लिए एक नया लीडर चुन लेगी, लेकिन करंट पॉलिटिक्स को देखकर ये इतना आसान नहीं लगता। आफ्टर ऑल आज का एनडीए छोटी बड़ी मिलाकर ऑलमोस्ट 40 पॉलिटिकल पार्टीज के कॉम्बिनेशन से बना है। ऊपर से सेंट्रल और स्टेट दोनों इलेक्शंस में एनडीए मासिव अपील वाले मोदी जी का फेस आगे रखकर चुनाव लड़ती है। इवन वो तो स्टेट इलेक्शंस में अपना सीएम फेस तक अनाउंस नहीं करती। साथ ही मोदी जी की स्ट्रॉन्ग इमेज ही एनडीए के पार्टनर्स को टाइटली पैक्ड रखती है। ऐसे में उनके जाते ही एनडीए और उसके सेंटर में बैठी बीजेपी में खींचतान शुरू होना लाजमी है और इन बदले हुए इक्वेशंस में हर लीडर और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी खुद को आगे पुश करने की कोशिश करेगी, जिसमें मेनली 2 कैंप्स उभरेंगे। एक तो ऑब्वियसली सेंट्रल पावर होल्ड करके बैठे अमित शाह जी और दूसरे मोदी जी की तरह ही मासी अपील वाले योगी आदित्यनाथ जी। मगर इन दोनों के अपने ड्रॉबैक्स हैं। ऊपर से दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। ऐसे में यही क्लैश इस हाइपोथेटिकल इक्वेशन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। अब अमित शाह और योगी जी के कैंप की बात तो समझ में आ गई, लेकिन यहां दिक्कत यह है कि अमित शाह का पार्टी मैनेजमेंट तो अनपैरेलल्ड है, मगर वो मोदी जी की तरह एक क्राउड पुलर नहीं है। ऐसे में अगर वो पीएम बने तो बीजेपी के लिए उनके फेस पे 2029 के इलेक्शंस में वैसी ही जीत हासिल करना मुश्किल होगा। और दिक्कत यह है कि अमित शाह जैसे चेहरे को एक बार आगे कर दिया तो आप इलेक्शंस के टाइम उसे फिर से पीछे नहीं खींच सकते। मगर दूसरी तरफ योगी जी का इक्वेशन भी कुछ खास अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर और बीजेपी के कोर वोटर के बीच पॉपुलर तो हैं, मगर अपनी पोलराइजिंग इमेज की वजह से उन्हें आगे करने में एनडीए के ऑलमोस्ट 40 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टनर्स को साथ रखकर सरकार चला पाना मुश्किल होगा। ऐसे में एनडीए साफ सुथरी और बैलेंस्ड इमेज वाले राजनाथ सिंह का रुख कर सकती है, जिनके पास आरएसएस और पार्टी का सपोर्ट और अनपैरेलल्ड पॉलिटिकल एक्सपीरियंस दोनों है, जहां वो मोदी जी के जाने के बाद गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मगर यहां भी दिक्कत फिर वही है कि 2029 के इलेक्शंस के लिए बीजेपी को किसी फेस के बजाय एक बार फिर पार्टी को गेम के सेंटर में रखकर चुनाव लड़ना होगा, जिसमें आरएसएस का रोल और भी ज्यादा अहम हो जाएगा। यही नहीं, चेंजिंग इक्वेशंस में एनडीए के कोलिशन पार्टनर और ओपोजिशन पार्टीज के समीकरण फिर से बदल जाएंगे, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मोदी जी के बाद बीजेपी की राह उतनी आसान नहीं है।